एक पुरुष ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। बताया कि उसकी पत्नी एक अलग घर की मांग कर रही है और बिन बताए अपने मायके चली जाती है, इसलिए मानसिक क्रूरता के आधार पर उसे तलाक दिया जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि केवल एक अलग घर की मांग को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। साल 2002 में एक कपल की शादी हुई। हिंदू रीति रिवाज से शादी के कुछ वक्त बाद ही पति ने बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। उसने कहा कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी एक अलग घर बनाने की मांग कर रही है। तर्क दिया कि वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है, उनकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है, तो वो अलग घर में नहीं रह सकता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने कहा कि जनवरी 2007 में पत्नी उसे बिना बताए घर छोड़कर चली गई, बच्चों को भी साथ ले गई और वापस नहीं लौटी। साथ ही पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A यानी दहेज हिंसा से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में पति और उसके रिश्तेदारों को बरी कर दिया गया है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने दावा किया कि पत्नी का उसके साथ रहने का कोई इरादा ही नहीं है और सुलह की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए शादी में क्रूरता के आधार पर उसे तलाक दिया जाए। पत्नी ने याचिका का विरोध किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। सबूतों और दोनों पक्षों के द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार कर ली और 15 मार्च 2016 को शादी को भंग करने का आदेश दिया। पत्नी ने आदेश को चुनौती देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। पत्नी का तर्क था कि फैमिली कोर्ट में पति क्रूरता और छोड़ देने की बात को साबित नहीं कर पाया है। पति का तर्क ये था कि पति पत्नी दोनों 2007 से अलग अलग रह रहे हैं और सुलह की सारी कोशिशें नाकाम रही, इसलिए इस तरह की शादी को जारी रखने का कोई मतलब नहीं। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने पत्नी का साथ देते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा, केवल एक आपराधिक मामला दर्ज करने को क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। क्रूरता ऐसे बर्ताव को कह सकते हैं जो जीवन या स्वास्थ्य के शारीरिक या मानसिक खतरे का कारण बने या इस तरह के खतरे की उचित आशंका पैदा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति ने किसी भी स्वतंत्र गवाह से यह साबित नहीं किया कि उसकी पत्नी को ससुराल छोड़ने की आदत थी। क्रूरता के दायरे में क्या क्या आता है? अब ये तो हुई केस की बात। आपने ऐसे और केसेस के बारे में सुना पढ़ा होगा जिसमें क्रूरता की बात आती है। 2011 में इसी तरह के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक पत्नी द्वारा अलग घर की मांग अपने आप में क्रूरता नहीं है। अपने घर को कैसे बनाना है, इसके लिए पत्नी के अपने विचार सपने हो सकते हैं। एक अलग घर के विचार को क्रूरता के रूप में नहीं लिया जा सकता। सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी एक पार्टनर का संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के दायरे में आता है। जनवरी 2022 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498A के तहत सुरक्षा के लिए पत्नी के ज्वेलरी की कस्टडी लेना क्रूरता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला होता कैसे है कि क्रूरता क्या है और क्या नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत कुछ चीजें हैं जो तलाक का आधार मानी जा सकती है। इनमें अडल्ट्री, क्रूरता, कम से कम 2 साल के लिए पत्नी या पति का परित्याग कर देना, धर्मांतरण और लाइलाज मानसिक बीमारी शामिल है। 1955 में जब ये कानून आया तब इसमें क्रूरता का प्रावधान नहीं था। 1975 में सुप्रीम कोर्ट में दस्ताना बनाम दस्ताना केस आया था। इस केस में पति का कहना था कि पत्नी गाली देती है, आत्महत्या की धमकी देती है। कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक की अर्जी मान ली। इसके बाद 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया गया और क्रूरता को तलाक या लीगल सेपरेशन के लिए आधार बनाया गया। हालांकि क्रूरता शब्द जोड़ तो दिया गया, लेकिन इसे कोई सटीक डेफिनेशन नहीं दी। नतीजन सालों से जुडिशरी ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की है। मोटे तौर पर क्रूरता के 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। हमने इस मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए बात की स्वाति उपाध्याय सिंह से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए। हमने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि शादी में क्रूरता के दायरे में क्या क्या आता है। Section 13 of Hindu Marriage Act actually gives 9 grounds of divorce, 9 bases on which divorce petition can be filed against the concerned spouse. Some of those grounds are adultery, conversion, leprosy, insanity, cruelty, of course. Now, the most important question that comes to our mind कि cruelty होता क्या है? What is cruelty, where it is defined, and जब भी मतलब कई केस लॉ आते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू एक लॉ इवॉल्व होता है,
और कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि माँ बाप को साथ ना रखने देना, या अगर कोई पत्नी अपने पति को उसके माँ बाप से दूर करती है तो क्रुएलिटी का ग्राउंड है। तो हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि ये क्रुएलिटी जो है ये होता क्या है, एंड हाउ इट इज established that yes this particular act is cruelty. So क्रुएलिटी का ऐसा कोई गिवन डेफिनेशन नहीं दी हुई है कानून में। कोई भी लॉ एज सच क्रुएलिटी को डिफाइन नहीं करता है। पर हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्रुएलिटी के बारे में कि ये जो रोजमर्रा के झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में, या ताने कसना, ये सारी जो चीजें होती हैं उसको लॉ क्रुएलिटी कंसिडर नहीं करता है। Cruelty has to be something persistent. Cruelty has to be something which is just not letting you live a very peaceful life. If it is happening persistently, if it is happening repeatedly, ये भी एक अमेंडमेंट के बाद ये दो टर्म्स जो हैं, ये दीज आर नॉट जस्ट टर्म्स, ये क्रुएलिटी के पर्सपेक्टिव में यूज किए जाते हैं। रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली, एनी एक्ट which is being done repeatedly and persistently and is not letting a person live a normal life, that amounts to cruelty. अब उसके कई दायरे हो सकते हैं, उसके कई मायने हो सकते हैं, और ये केसेस जैसे जैसे एक कोर्ट रूम में आते हैं, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं, वैसे वैसे इसे डिफाइन किया जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर एक्ट पति या पत्नी द्वारा किया गया ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये क्रुएलिटी है, और ये एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। मेंटल हरासमेंट के केस में क्रूरता को किन मानदंडों पर जज किया जाता है? क्रुएलिटी को दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, वन बीइंग फिजिकल एंड द अदर बीइंग मेंटल। फिजिकल क्रुएलिटी ऑफ कोर्स किसी को मारना पीटना, किसी को भूखे रखना, किसी को प्रताड़ित करना, सेक्सुअली अब्यूज करना, या किसी भी ढंग से किया गया फिजिकल अब्यूज एक पर्सन द्वारा दूसरे पे विल अमाउंट टू फिजिकल क्रुएलिटी, और ये एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। दूसरा है मेंटल क्रुएलिटी, मानसिक तौर पे किसी के साथ की गई क्रूरता। अब सबसे बड़ी दिक्कत बीइंग अ लॉ प्रैक्टिशनर जो हम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट जो है, फॉर इंस्टेंस एक पिता है जिसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और पत्नी बच्ची को लेकर चली गई, और वो किसी कारण से बच्ची को मिलने नहीं देना चाहती, जो भी उसका इंटेंशन हो, जो भी हो, आउट ऑफ ब्लू बस वो उठी, उसने बच्ची को उठाया और बच्ची को लेकर चली गई, और वो उस पिता से अपनी बच्ची को नहीं मिलने दे रही। तो अब क्या ये मेंटल क्रुएलिटी है? क्या ये एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है? देखिए, कोई भी एक्ट, कोई भी अनप्रोवोक्ड कंडक्ट जिसको करने से किसी को एंग्विश हो, एम्बैरेसमेंट हो या ह्यूमिलिएशन हो, एक तथाकथित तौर पे ये एक मेंटल क्रुएलिटी का पैरामीटर होता है। आप इस एक पर्टिकुलर एक्ट को, जैसा कि मैंने बताया, रिपीटेडली और परसिस्टेंटली आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे मुझ में आक्रोश आता है, जिससे मुझे ह्यूमिलिएशन फील होता है, या मैं एम्बैरेस महसूस करता हूँ, तो ये एक मेंटल क्रुएलिटी का पैरामीटर है। कोई भी ऐसा एक्ट जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ऊपर कर रहा है, जिससे एक्स और वाई है सपोजिंगली, और एक्स कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे वाई को ये महसूस होता है कि वो एक्स के साथ सेफ नहीं है, ये भी एक मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड है, इसको भी कोर्ट कंसिडर करे। हमने तीसरा सवाल पूछा कि क्या एक वैवाहिक जोड़े में प्राइवेसी के हनन को मेंटल हरासमेंट कंसिडर किया जाएगा? When it comes to right to privacy in a marriage, right to privacy law जो है एक पति पत्नी को एक यूनिट काउंट करता है। एनी कॉन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। रीजन बीइंग वो एक यूनिट है, एंड कोर्ट हमेशा जो है, या कानून हमेशा उस पर्सपेक्टिव में काम करता है जहाँ पे वो दो लोगों को साथ ला सके, ना कि उनको अलग करे या उन्हें तोड़कर उनके अंदर से जो भी उनकी गुफ्तगू रही है उसको बाहर निकाला जाए। पर हाँ, एक बहुत ही उम्दा सवाल ये है कि राइट टू प्राइवेसी शादी में क्या एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो सकता है? तो मैंने जितना इस सवाल को समझा है, मुझे ऐसा लगता है राइट टू प्राइवेसी एक विवाह में ग्राउंड नहीं होता क्रुएलिटी का। एक वाइफ का अपने हस्बैंड से स्पेस मांगना एक
रोजमर्रा के जीवन में ठीक है, इट्स फाइन, बट इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना, मुझे नहीं लगता कोर्ट इसको कभी भी इंटरटेन करेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच में कोई भी तरह, किसी भी तरह का विवाद होता है और उसके बाद जैसे मैं जिस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ, ये दिल्ली का एक बड़ा सेलिब्रेटेड केस रहा है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी के ग्राउंड पे हस्बैंड एक्चुअली वाइफ के कुछ ऐसे चैट्स जो हैं, जो उसके फ्रेंड से प्राइवेसी में किए गए चैट्स, उनको कोर्ट पे एज अ रिकॉर्ड लाकर कोर्ट के सामने पेश करता है, और विदाउट प्रॉपरली अप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स जो फैमिली कोर्ट है उसको मतलब ऑन रिकॉर्ड ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये महिला अपने पति के अगेंस्ट जाती है और यहाँ पे सारे फैक्ट्स बताया जाता है, तो कोर्ट का मानना ये है कि अगर किसी भी ढंग से टैपिंग की जा रही है वाइफ की, जब व्हेन दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड, व्हेन देयर इज अ डाइवोर्स पिटिशन गोइंग ऑन, इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ की राइट टू प्राइवेसी जो है उसका सवाल नहीं है। किसी भी ढंग से आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं जिससे आपका कोई विवाद चल रहा है, उस सिनेरियो में अगर आप तो पर भी उस इंसान को का आप पीछा कर रहे हैं, उसका फोन टैप कर रहे हैं, उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, this is a punishable offense under section 354D of Indian Penal Code. You cannot tap, even though you are a husband, even though you are a wife, you cannot go undercover against your own spouse. आप उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते, पर हाँ, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एज सच, अंडर इट विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। कुल मिलाकर बात यही है कि अभी भी क्रूरता की कोई पुख्ता परिभाषा नहीं है। यह केस टू केस डिफर करती है, व्याख्या आधारित है। पुराने वर्डिक्ट्स के रेफरेंस में इसे समझा जा सकता है कि फला केस में इस एक्ट को मानसिक क्रूरता के दायरे में शामिल किया गया था और फला को नहीं। आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।